कहानी की शुरुआत में दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मुश्किल दौर से गुजर रही थी। इसी दौरान हिटलर की सेना नॉर्वे पर हमला करके वहां के लोगों को गुलाम बना लेती है। वहां के कई शहरों को जला दिया जाता है, लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। साथ ही में जर्मन सैनिकों द्वारा वहां के कीमती जगह पर कब्जा कर लिया जाता है। इसके 3 साल बाद सन 1943 में नॉर्वेजियन सोल्जर को स्कॉटलैंड में ट्रेड किया जाता है, जिनकी ट्रेनिंग ब्रिटिश आर्मी द्वारा करवाई जाती है। इन्हें यहाँ पर सिखाया जाता है कैसे जर्मन आर्मी के मिलिट्री बेस और एयरफोर्स को तबाह करना है। इसके बाद ऑपरेशन रेड को पूरा करने के लिए 12 सोल्जर को चुना जाता है। इन्हें पूरे सामान के साथ मिशन पूरा करने के लिए भेज दिया जाता है। इसके 3 महीने बाद मिशन से केवल 1 सोल्जर वापस आ पाता है और बाकी 11 सोल्जर को जर्मन सेना द्वारा मार दिया जाता है। आगे की कहानी में यह जानेंगे कि कैसे यह एक सोल्जर हिटलर की आर्मी से बचकर भाग आया और इस जर्नी में उसे कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहानी में 3 महीने पहले का समय दिखाया जाता है, जब जर्मन सोल्जर इन 12 सोल्जर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, उनकी वोट पर हमला करके उसे तबाह कर देते हैं। इसके बाद उनमें से 11 सोल्जर को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन इनमें से एक सोल्जर जिसका नाम जैन था, वो एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। मौका मिलते ही वहां से भागने लगता है। जर्मन सोल्जर उसे भागते हुए देखते हैं और पीछा करते हैं। पीछे से उस पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें से एक गोली पैर के अंगूठे पर लग जाती है, जिससे वह घायल हो जाता है। उसके घायल अंगूठे से खून बह रहा होता है, जिसकी फुटप्रिंट से जर्मन सोल्जर उसका पीछा करने लगते हैं। जैन वहां पर कई सारे फुटप्रिंट्स बना देता है, जिसे देखकर जर्मन सोल्जर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैन वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। कई घंटे चलने के बाद जैन को यहाँ पर रात हो जाती है। वह एक नदी के किनारे पहुंच जाता है, जिसका पानी ठंड के कारण जम चुका है। जैन यह बात जानता है कि उसे जर्मन सोल्जर ने पकड़ लिया तो वह उसे एक दर्दनाक मौत देंगे, इसलिए वह परवाह किए बगैर उस नदी के ठंडे पानी में उतर जाता है। धीरे धीरे उसे पार करने की कोशिश करने लगता है। वहीं जर्मन सोल्जर उसे ढूंढने के लिए फ्लेयर गन और टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें वहां पर कोई ट्रेस नहीं मिलते। जर्नल को यह लगता है कि जैन अब मर चुका है, क्योंकि ठंडे पानी में सरवाइव करना काफी मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ हम एक सुपीरियर ऑफिसर को देखते हैं, जो पकड़े गए 11 सोल्जर से इन्वेस्टिगेशन करने आया है। जब उसे पता चला कि उनमें से एक सोल्जर गायब है, तो वह इसके बारे में जनरल से पूछता है। जनरल बताता है कि नदी जमने की वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी है। ऑफिसर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि जब तक हमें उसकी लाश नहीं मिल जाती, उसे ढूंढते रहना होगा। वह उस पूरे एरिया को रिसर्च करने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जैन को दिखाया जाता है, जो किसी तरह से नदी क्रॉस करके बाहर आ जाता है। अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके पूरे शरीर पर बर्फ जम चुकी है। ऐसी हालत में भी वह आगे बढ़ना जारी रखता है। तभी उसे एक बोट दिखाई देती है, जिस पर मौजूद कपल से वह मदद मांगने लगता है। जैन की ऐसी हालात देखकर उनको जैन पर दया आ जाती है। वो लोग जैन को अपने घर ले जाते हैं। महिला जैन को गर्म कपड़े देती है, साथ ही में उसके जख्मों पर दवाई लगाती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें ऑफिसर क्रुत को दिखाया जाता है, जो उन 11 लोगों से 12th मैन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है। वो 11 सोल्जर अपना मुंह नहीं खोलते। उन लोगों के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है। क्रुत ये जानता है कि बर्फीले पानी में लगभग 20 मिनट तक सरवाइव किया जा सकता है, इसीलिए उसे उस सोल्जर के जिंदा होने का अंदेशा होता है। इसके बाद वह खुद बर्फीले पानी में उतरता है और 20 मिनट सरवाइव करने के बाद उसे यकीन हो जाता है वो सोल्जर अभी भी जिंदा है। वहीं जैन की हालत ठीक हो चुकी है। वह लोकल्स लोगों की मदद लेकर अपने आगे के सफर पर निकल जाता है। उसके चारों तरफ बर्फ से जमे हुए पहाड़ होते हैं। तभी उसे घर दिखाई देता है, जिसके अंदर एक महिला होती है। जब उसे पता चलता है कि जैन एक सोल्जर है, तो वह उसकी मदद करती है। उसके जख्म पर पट्टी बांधती है और उसे एक आदमी का एड्रेस देती है, जो इस मिशन में उसकी मदद कर सकता है। जैन उस महिला का शुक्रिया अदा करता है और जर्मन सोल्जर से बचता हुआ वहां से निकल जाता है। कई दोनों का सफर तय करने के बाद जैन उस जगह पर पहुंच जाता है, जो बुद्धि महिला ने उसे दिया था। उसकी मुलाकात एक कपल और उनकी बेटी से होती है। जैन उन्हें पूरी बात बताता है। तभी वह लेडी बताती है कि जिस हॉस्पिटल में उसके सभी साथियों को रखा गया है, उस हॉस्पिटल में उसकी एक फ्रेंड नर्स है, जिसने यह बताया है कि कई सोल्जर को बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है और उनमें से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनने के बाद जैन पूरी तरह से टूट जाता है। जैन डिसाइड करता है कि वो यहाँ से स्वीडन जाएगा। तभी छोटी बच्ची जैन के पास आती है और उसे एक मैप देती है। उसे स्वीडन जाने का रास्ता बताती है। क्रुत को ऑफिसर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो वह उन सभी नॉर्वेजियन सोल्जर को मरवा देता है। तभी एक ऑफिसर क्रुत के पास आता है। उसे बताता है कि उसने हर जगह पर 12th मैन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन 12th मैन उसे कहीं नहीं मिला। इसीलिए मान लेना चाहिए कि 12th मैन मर चुका है। वह क्रुत से रिक्वेस्ट करता है कि हिटलर के पास जाने वाली रिपोर्ट में वह सभी 12 सोल्जर के मारे जाने की रिपोर्ट लिखे, लेकिन क्रुत कहता है कि हिटलर से झूठ नहीं बोल सकता। वहीं जैन को दिखाया जाता है, जो एक फिशरमैन के घर पर पहुंच जाता है। जैन उस फिशरमैन से स्वीडन जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिशरमैन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वो जैन को अपनी बोट में बिठाकर स्वीडन
स्वीडन की दिशा में लजाने लगता है। फिशरमैन को मौजूदा हालातों के बारे में अच्छी जानकारी होती है, इसलिए वह जैन को ऑफिसर क्रुथ से सावधान रहने के लिए कहता है। एक जगह पहुंचने के बाद फिशरमैन अपनी बोट को रोक देता है और जाने से पहले जैन को गर्म कपड़े और खाना देता है। जैन स्वीडन की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें क्रुथ को दिखाया जाता है, जो अब मान लेता है कि 12th मैन मर चुका है। वह 12 सोल्जर के मरने की रिपोर्ट तैयार करके हिटलर को भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ जैन स्क्रीन करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे ही वो एक गांव में आता है तो वहां पर कुछ जर्मन सोल्जर तैनात होते हैं। जैन वहां से निकलने की कोशिश करता है तो वह फिसल कर नीचे गिर जाता है। तभी जनरल क्रुथ उसके पास आकर कहता है कि नॉर्वेजियन स्क्रीन करना अच्छे से जानते हैं। जैन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से निकल जाता है। क्रुथ को एहसास होता है कि यह 12th मैन तो नहीं है। वह उसे जल्दी से वापस लाने का ऑर्डर देता है, लेकिन तब तक जैन वहां से निकल गया। वह तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। तभी वहां पर एक एयरक्राफ्ट आ जाता है जो उसके चारों तरफ मंडराने लगता है। जैन वहां से भाग पाता, वह एयरक्राफ्ट उस पर अंधड़ गोलियां चलाने लगता है। इस हमले में जैन को गोली नहीं लगती है। वह बचते हुए वहां से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन गोलियां चलने की वजह से जमी हुई बर्फ नीचे गिरने लगती है। अचानक से वह एक बहुत बड़े एयर लॉन्च में बादल जाती है, जो जैन को अपने चपेट में ले लेती है। जैन उस बर्फीली धुंध में कहीं खो जाता है। जर्मन्स को जैन कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, तो वह एयरक्राफ्ट लेकर वहां से निकल जाते हैं। कई घंटों बाद जैन को होश आता है तो वह अपने आप को बर्फ में दबा हुआ पाता है। किसी तरह बर्फ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी थी। इस कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। धीरे धीरे खिसकते हुए बर्फ से बाहर निकल आता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जनरल क्रुथ को दिखाया जाता है, जिसे इन्फॉर्म किया जाता है कि एयर लॉन्च में ऑफिसर मर चुका है। क्रुथ को अभी भी विश्वास नहीं होता, इसलिए वह उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए वहां पर कुछ सोल्जर भेजता है। जैन वहां से निकल चुका होता है। वहां सोल्जर को एक नक्शा और खाने की चीजें मिलती है। जब क्रुथ को इसके बारे में पता चलता है तो वह जैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। आसपास के सभी घरों में तलाशी लेने का ऑर्डर देता है। सोल्जर घर घर जाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ट्रेस नहीं मिलते। वहीं हमें जैन को दिखाया जाता है, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। उसका पूरा शरीर बर्फ से जम चुका है। वह गांव के नजदीक पहुंच जाता है। जब मेरियर्स और गुड्डू जैन को देखते हैं तो भागकर उसकी तरफ जाते हैं। उसे घर के अंदर ले आते हैं। वह उसे गर्म कपड़े देते हैं और उसका इलाज करते हैं। उसे सुरक्षित जगह पर छुपा देते हैं। जैन को एक हफ्ते बाद होश आता है, लेकिन पैर का इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ चुका था। वहीं क्रुथ जान चुका है कि 12th मैन अभी जिंदा है। कुछ सोल्जर मेरियर्स और गुड्डू से पूछताछ करने आते हैं, लेकिन वे उन्हें कुछ नहीं बताते। जब जर्मन सोल्जर वहां से चले जाते हैं तो गुड्डू अपने दोस्तों की मदद से जैन को एक सेल्स पर लेटा देते हैं, ताकि उसे एक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर सके, जहां हिटलर की आर्मी उस तक न पहुंच सके। गुड्डू कहता है, हम जल्दी बॉर्डर पार करने का रास्ता निकाल लेंगे, तब तक तुम्हें इसी जगह पर छुप कर रहना होगा। जैन यहाँ पर अकेला होता है। कुछ दिनों बाद वह अपना दिमागी संतुलन खोने लगता है। इस जगह पर रहते हुए जैन को हफ्ते बीत जाते हैं। उसकी पैर की उंगली अब काली पड़ी डीडीडचने लगी है। इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। इसलिए जिन उंगलियां में गैंग्रीन फैल गया था, उन्हें चाकू की मदद से काट देता है। इस दर्द से बेहोश हो जाता है। मेरियर्स कुछ लोगों के साथ उस जगह पर आता है। वो बताता है कि हमने तुम्हारे निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। इसके बाद वो लोग जैन को एक सेल्स पर लेटाकर वहां से ले जाने लगते हैं। तभी जर्मन आर्मी का एक एयरक्राफ्ट वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर जैन को एक पत्थर के नीचे छुपा देते हैं। मेरियर्स जैन को बताता है कि कुछ लोग आएंगे जो स्वीडन के बॉर्डर को क्रॉस करने में तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जैन को कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। जैन को लगता है कि उसे लेने के लिए कोई नहीं आने वाला। अब उसकी हिम्मत भी टूटने लगती है। मेरियर्स और गुड्डू को लगता है कि अब तक जैन ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया होगा। तभी यहाँ पर एक शख्स आता है जो कुछ दिन पहले जैन को स्वीडन का बॉर्डर क्रॉस कराने वाला था। वो कहता है कि मैंने जैन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। मेरियर्स अपनी एक नर्स दोस्त के साथ जैन को ढूंढने के लिए जाता है। मेरियर्स पहाड़ी पर पहुंचकर जैन को देखते हैं। जैन बर्फ से ढक चुका होता है। मेरियर्स वहां पर जमी बर्फ को हटाता है और देखता है कि जैन के शरीर में कोई भी हलचल नहीं है। उसे देखकर यह लगता है कि वो मर चुका है। जैन के शरीर में कुछ हलचल होती है। मेरियर्स जैन को बर्फ से बाहर निकालता है। उसे पीने के लिए गर्म पानी देता है। कुछ घंटों बाद कुछ लोग जैन के पास पहुंच जाते हैं। उसे एक सीलेज पर लेटाकर स्वीडन की बॉर्डर की तरफ ले जाने लगते हैं। बर्फीली हवाओं के कारण जैन बेहोश हो जाता है। जैन को होश आता है तो खुद को गुफा के अंदर पाता है। आगे जर्मन का कड़ा पहरा है, इसीलिए वो लोग अभी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। जैन कहता है कि मैं मर गया तो मेरे पास जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी नॉर्वे तक नहीं पहुंच पाएगी। ग्रुप लीडर कहता है कि हम जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। उस गुफा के अंदर जैन को 6 दिन बीत जाते हैं। उसके पैर का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। गैंग्रीन रोकने के लिए डॉक्टर उसके पैर के इन्फेक्शन को काट देता है। उसकी अच्छे से देखभाल की जाती है। वह लोग जैन को बॉर्डर क्रॉस कराने का डिसीजन लेते हैं। इसके बाद जैन को एक्सीलेज पर लेटाकर बॉर्डर की तरफ ले जाने लगते हैं। प्लेन के मुताबिक वो बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जहां हजारों की तादाद में रेनेडियर मौजूद होते हैं। यहाँ पर जर्मन की एक चेक पोस्ट भी होती है, जिससे बचने के लिए जैन की सेल्स को एक रेनडियर
रेंडियर से बांध देते हैं और रेंडियर को स्वीडन की बॉर्डर की तरफ रवाना कर देते हैं। रेंडियर वहां से गुजरते हैं तो उनकी तादाद काफी ज्यादा होती है, इसलिए जर्मन सोल्जर जैन को नहीं देख पाते। जैन बॉर्डर के नजदीक जाने लगता है, तभी सेल्स की रस्सी खुल जाती है। इस भयानक एक्सीडेंट में जैन की सेल्स पलट जाती है। जर्मन सोल्जर उसे देख लेते हैं। इससे पहले कि वह गोली चलाते, जैन पत्थर के पीछे चला जाता है। तभी यहाँ पर एक चमत्कार होता है। जो रेनेडियर उसे यहाँ पर खींच कर लाया था, वह उसके पास आ जाता है। जैन रस्सी को मजबूती से बांधता है और हवा में फायर करता है, जिससे रेनडियर तेजी के साथ बॉर्डर की तरफ दौड़ने लगता है। जर्मन सोल्जर उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन जैन स्वीडन की सीमा में पहुंच जाता है, जो जैन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैन अपने इस मिशन में कामयाब हो जाता है। जर्मन सोल्जर क्रुत को फोन करके बताते हैं कि 12th मैन उनसे बचकर भागने में कामयाब हो गया है। अब कहानी में 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां जैन अब काफी हद तक ठीक हो चुका है। जैन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को जनरल को सौंप देता है और सन 1945 में यह युद्ध समाप्त हो जाता है। यह कहानी जो एक सच्ची घटना पर आधारित थी, यहीं पर खत्म हो जाती है।